क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, कि दुनिया के बाकी देश हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और हमारे पास गर्व करने लायक कुछ बचा ही नहीं है? कल तक मैं भी बिल्कुल यही सोचता था। मुझे लगता था कि हमारा देश सिर्फ धूल, भीड़ और पिछड़ेपन का नाम है। लेकिन एक सफर, सिर्फ 10 दिन के एक सफर ने मेरे इस घमंड को, मेरी इस नासमझी को ऐसे तोड़ा कि आज जब मैं ये बातें याद करता हूं तो मुझे अपनी सोच पर शर्म आती है, लेकिन साथ ही अपने भारतीय होने पर इतना गर्व होता है कि मेरी छाती चौड़ी हो जाती है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मेरा नाम रोहन है। मेरा जन्म दक्षिण मुंबई के एक ऐसे घर में हुआ जहां नौकरों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी शहर के बहुत बड़े व्यापारी हैं। हमारा उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ ऐसा था जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर था। मेरी दुनिया सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों, वातानुकूलित कमरों और विदेश यात्राओं तक सीमित थी। मेरे लिए छुट्टियां बिताने का मतलब लंदन की सर्दियां या स्विट्जरलैंड की वादियां हुआ करती थीं। मेरे स्कूल में भी सब मेरे जैसे ही थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों और नेताओं के बच्चे। हमारे बीच कभी अपने देश की बात नहीं होती थी। हम तो यह सोचकर खुश होते थे कि हम पश्चिमी देशों की तरह बोलते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं और उनकी तरह सोचते हैं। हमारे लिए पश्चिमी सभ्यता ही सबसे महान थी। हम सोचते थे कि वहां के लोग कितने सभ्य हैं, उनके शहर कितने साफ हैं और वो कितने आगे हैं। और अपने देश के बारे में हम सिर्फ शिकायतें करते थे। जब भी हमारी वातानुकूलित गाड़ी किसी चौराहे पर रुकती और मैं बाहर पसीने में काम करते लोगों को देखता तो मुझे उनसे कोई लगाव महसूस नहीं होता था। मुझे लगता था कि यही इस देश की सच्चाई है और मैं इस सब से बहुत ऊपर हूं। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। हमारे विद्यालय ने फैसला किया कि इस बार हम विदेश नहीं बल्कि अपने ही देश की यात्रा पर जाएंगे। जब यह घोषणा हुई तो मेरी पूरी कक्षा में मानो मातम छा गया। हर कोई हैरान था, हम और भारत की यात्रा। कोई कह रहा था कि वहां कितनी गंदगी होगी, कोई कह रहा था कि वहां रहने की अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मैंने घर आकर पिताजी से शिकायत की। उन्होंने भी हंसते हुए कहा कि विद्यालय वालों का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दे दी। शायद उन्हें लगा कि मुझे थोड़ी बहुत असली दुनिया देख लेनी चाहिए। यात्रा का पहला दिन था। हमें रेलगाड़ी से जाना था। रेलगाड़ी का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में वही पुरानी तस्वीरें घूमने लगीं। गंदे डिब्बे, धक्का मुक्की और बहुत सारी भीड़। मैं मुंह बनाते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे कदम रुक गए। वह कोई साधारण रेलगाड़ी नहीं थी, वह हमारे देश में ही बनी नई पीढ़ी की रेलगाड़ी थी। उसका रूप, उसकी चमक किसी भी विदेशी रेलगाड़ी से कम नहीं थी। मैं अंदर गया तो डिब्बे इतने साफ और सुंदर थे कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने वहां के लोगों को देखा। डिब्बे में बहुत से आम लोग सफर कर रहे थे। एक परिवार बैठा था जिसके पहनावे से लग रहा था कि वे किसी छोटे शहर से हैं। मेरे दिमाग में पहले से बैठा था कि ये लोग जोर जोर से बातें करेंगे और गंदगी फैलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपना सामान बहुत सलीके से रखा। उनके बच्चे बहुत शांत। जब उन्होंने अपना खाना खाया तो उन्होंने एक भी टुकड़ा नीचे नहीं गिरने दिया और सारा कचरा संभाल कर एक थैली में रख लिया। मैं उन्हें चुपचाप देख रहा था। मेरे दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा, क्या ये वही लोग हैं जिन्हें मैं गंगवार समझता था? यात्रा आगे बढ़ी और हम एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर उतरे। मुझे प्यास लग रही थी। मैं स्टेशन के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान पर गया। वह दुकान बहुत साधारण थी। एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। मैंने एक पानी की बोतल ली। जब पैसे देने की बारी आई तो मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। मैंने अपना बड़ा नोट निकाला। मुझे लगा कि अब वह मुझे छुट्टे नहीं होने की बात कहेगा और मुझे परेशान होना पड़ेगा। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी दुकान के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा सा चौकोर चित्र लगा था। उसने कहा, बेटा अपने मोबाइल से पैसे भेज दो। मैं सन्न रह गया। मैं कुछ महीने पहले पश्चिमी देशों में गया था। वहां बड़े बड़े दुकानों में भी मशीन से पैसे काटे जाते थे और कई बार वह मशीन खराब होती थी। और यहां मेरे देश के एक छोटे से शहर का एक साधारण सा चाय वाला मुझे बिना किसी तार या मशीन के सिर्फ मोबाइल से पैसे देने को कह रहा था। मैंने अपने मोबाइल से पैसे भेजे और अगले ही पल उसके मोबाइल से आवाज आई कि पैसे मिल गए हैं। मैंने उससे पूछा, बाबा क्या आप ये सब चलाना जानते हैं? उसने बड़ी शान से कहा, क्यों नहीं बेटा, आजकल तो हर कोई यही चलाता है।
इससे समय बचता है और कोई चोरी का डर भी नहीं। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। हम जिन्हें पिछड़ा समझते थे, कुरमाच का, कुलुंगे काम बतरा है, वे तकनीकी मामले में उन विदेशी देशों से कई गुना आगे निकल चुके थे जिनकी हम दिन रात तारीफ करते थे। मुझे अचानक याद आया कि हमारे घर में काम करने वाले लोग भी आजकल अपना सारा हिसाब इसी तरह मोबाइल से रखते हैं, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। मेरी आंखें सिर्फ पश्चिम की तरफ थीं, जबकि मेरा अपना देश एक बहुत बड़ी क्रांति के दौर से गुजर रहा था। मैं अपनी बोतल लेकर बस की तरफ लौटा, लेकिन मेरा मन वहीं उस चाय की दुकान पर अटका था। मैं बस में वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। खिड़की से बाहर देखते हुए मेरा दिमाग सुन्न था। रास्ते भर मैं उसी चाय वाले के बारे में सोचता रहा। हमारी बस अब शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर गांव के रास्तों की तरफ जा रही थी। बचपन से मेरे दिमाग में यही भरा गया था कि भारत के गांव मतलब सिर्फ धूल, कच्ची सड़कें, गड्ढे और गरीबी। मुझे लगा था कि अब तो बस हिचकोले खाएगी और हमारा बुरा हाल होगा। मेरे पिताजी अक्सर अपनी महफिलों में लंदन और न्यूयॉर्क की सड़कों की मिसालें देते थे और कहते थे कि हमारे देश में तो ऐसी सड़कें कभी बन ही नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, मेरी हैरानी बढ़ती जा रही थी। बस बिल्कुल नहीं हिल रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। काले डामर की एकदम चिकनी, चौड़ी और साफ सड़क दूर तक फैली हुई थी। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे और बीच बीच में सौर ऊर्जा से चलने वाली सड़क की बत्तियां लगी थीं। एक पल के लिए मुझे लगा ही नहीं कि मैं भारत के किसी दूर दराज के इलाके में हूं। ये विकास का भारत के परे परे सड़कते हैं, बताई कि दोनों तरफ एक किरेक्टक परेसा की परे सड़कते हैं। वो चेहरा था जो हमारी दक्षिण मुंबई की ऊंची इमारतों से कभी दिखता ही नहीं था। हम अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर देश को कोसते थे, जबकि असली भारत चुपचाप अपनी तरक्की की कहानी लिख रहा था। शाम होने को थी जब हमारी बस एक बड़े से गांव के पास रुकी। हमारे शिक्षकों ने बताया कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। गांव के लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, चेहरे पर दिन भर की थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक और होठों पर जो मुस्कान थी, वो मैंने बड़े बड़े रईसों की पार्टियों में कभी नहीं देखी थी। हम वहां से पैदल ही उनके घरों की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बहुत भीड़ थी क्योंकि वहां कोई स्थानीय मेला लगा हुआ था। अचानक भीड़ में धक्का लगने से मैं अपने समूह से अलग हो गया। अंधेरा घिरने लगा था। मेरे पास मेरा महंगा फोन था और मेरी जेब में बहुत सारे पैसे थे। मुझे अचानक बहुत डर लगने लगा। बचपन से हमें यही सिखाया गया था कि ऐसे इलाकों में लोग चोर और लुटेरे होते हैं, मौका मिलते ही लूट लेते हैं। मैं घबराहट में इधर उधर भागने लगा। तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं धड़ाम से कीचड़ में गिर पड़ा। मेरे घुटने से खून निकलने लगा और मेरे कपड़े पूरी तरह से खराब हो गए। मेरा महंगा फोन भी दूर जा गिरा। मैं दर्द से कराह रहा था और मन ही मन इस यात्रा को, इस गांव को गालियां दे रहा था। मुझे लग रहा था कि अब कोई आएगा, मेरा फोन उठाएगा और भाग जाएगा। तभी मैंने देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला किसान, जिसके कपड़े बहुत पुराने थे, मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा अब ये मेरे पैसे छीन लेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मुझे बड़े प्यार से उठाया, अपने गमछे से मेरे घाव को साफ किया। फिर वो भागा गया और कहीं से मेरा फोन ढूंढ कर ले आया। फोन पूरी तरह सुरक्षित था। उसने फोन मेरे हाथ में रखा और बोला, बेटा चोट ज्यादा तो नहीं लगी? चलो मेरे घर चलो, वहां मरहम लगा देता हूं। मैं सुन्न खड़ा था। मैं उस आदमी को शक की नजर से देख रहा था। मेरे दिमाग का पश्चिमी कीड़ा अभी भी मुझसे कह रहा था कि यह आदमी जरूर कोई चाल चल रहा है, इसे पैसे चाहिए होंगे। मैं बेमन से उसके साथ उसके छोटे से घर गया। घर कच्चा था, लेकिन अंदर से बहुत साफ था। उसकी पत्नी ने तुरंत गर्म पानी लाकर मेरा घाव धोया और उस पर हल्दी का लेप लगाया। हल्दी की उस जलन में भी मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे सामने एक थाली रख दी। उसमें बाजरे की रोटी, गुड़ और ताजा मक्खन था। उन्होंने कहा, बेटा तुम शहर से आए हो, हमारे मेहमान हो। हमारे पास बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन तुम भूखे मत सोना। मैंने खाते खाते अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ बड़े नोट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाए। मैंने सोचा कि इसी के लिए तो इन्होंने मेरी मदद की है। लेकिन जैसे ही मैंने पैसे उनकी तरफ बढ़ाए, उस किसान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने मेरे हाथ को पीछे करते हुए कहा, बेटा हमारे यहां मेहमान भगवान होता है।
अतिथि देवो भव हमारे संस्कार हैं। हम भगवान की सेवा करने के पैसे नहीं लेते। तुम हमारे देश के बच्चे हो, तुम्हारी मदद करना हमारा धर्म था। उस एक पल में, उस एक वाक्य ने मेरे अंदर के सारे घमंड को, मेरी सारी झूठी शान को चूर चूर कर दिया। मेरे हाथ कांपने लगे और मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मैं रोने लगा। मैं उस दर्द की वजह से नहीं रो रहा था जो मेरे घुटने में था। मैं अपनी छोटी सोच पर रो रहा था। मैं अपने उन संस्कारों पर रो रहा था जो पश्चिमी देशों की नकल करते करते इतने खोखले हो गए थे कि मुझे हर रिश्ते में, हर इंसान में सिर्फ पैसा दिखता था। लंदन और न्यूयॉर्क में मैंने देखा था कि अगर आप सड़क पर गिर जाएं तो लोग आपको देखकर अनदेखा कर देते हैं। वहां सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। हम उसी ठंडे और स्वार्थी समाज को महान मानते थे। और यहां मेरे अपने देश में एक गरीब आदमी जिसके पास शायद अगले दिन के खाने का भी पूरा इंतजाम नहीं होगा, वो अपना सब कुछ एक अनजान लड़के पर लुटा रहा था, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। मुझे एहसास हुआ कि असली अमीरी ऊंची इमारतों या बड़ी गाड़ियों में नहीं होती। असली अमीरी तो इन लोगों के दिलों में है। हमारी जो संस्कृति हजारों सालों पुरानी है, जिसने हमें दया, प्रेम और निस्वार्थ भाव सिखाया है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम पश्चिम की नकल करके अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन जो संस्कार और जो इंसानियत हमारे देश की मिट्टी में है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं खरीदी जा सकती। मैंने अपने आंसू पोंछे, खड़े होकर उस किसान और उसकी पत्नी के पैर छुए। मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने दिल से किसी के पैर छुए थे। जब मैं वहां से निकलकर अपने समूह के पास वापस लौट रहा था, तो मैं वो रोहन नहीं था जो सुबह मुंबई से चला था। मेरे अंदर का वो लड़का जो भारत को देखकर नाक भौं सिकोड़ता था, वो हमेशा के लिए मर चुका था। अब जो रोहन चल रहा था, उसके सीने में अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए और अपने लोगों के लिए एक ऐसा गर्व था जिसे कोई कभी हिला नहीं सकता था। हमारी यात्रा खत्म हुई और हम वापस मुंबई आ गए। जब मैं अपने घर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। वही बड़ी गाड़ियां, वही नौकर चाकर, वही ठंडे और शांत कमरे। लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। घर के दरवाजे पर जब हमारे पुराने चौकीदार रामू काका ने मुझे सलाम किया, तो मैंने पहली बार रुककर उनसे पूछा, काका आप कैसे हैं? आपके घुटने का दर्द अब कैसा है? रामू काका मुझे हैरानी से देखने लगे। शायद उन्होंने पिछले 10 सालों में कभी मेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं सुने थे। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेटकर छत को देखने लगा। मुझे वह गांव, वह किसान, वह चाय वाला और वह नई रेलगाड़ी बार बार याद आ रहे थे। अगले दिन स्कूल में हमारी यात्रा के अनुभव साझा करने का दिन था। हमारे स्कूल के बड़े से सभागार में सभी बच्चे और शिक्षक जमा थे। मेरे दोस्त कबीर ने मेरे पास आकर हंसते हुए कहा, यार क्या बकवास यात्रा थी। शुक्र है हम वापस अपनी दुनिया में आ गए। आज तो मंच पर जाकर उस गांव और वहां की गंदगी का खूब मजाक उड़ाएंगे। मैंने कबीर की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मेरी मुट्ठियां कस गई थीं। जब मेरी बारी आई तो मैं मंच पर गया। पूरे सभागार में शांति थी। मेरे माता पिता भी दर्शकों में बैठे थे। मैंने माइक पकड़ा, एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैंने कहा, हम सब यहां बैठकर सोचते हैं कि हम पश्चिमी देशों से पीछे हैं। हम उनके कपड़े पहनते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं और सोचते हैं कि हम उनसे बेहतर हो गए। लेकिन इस एक हफ्ते की यात्रा ने मुझे बताया कि हम किस धोखे में जी रहे हैं। मैंने सभागार में बैठे हर एक चेहरे की तरफ देखा और आगे कहा, आप में से कितनों को पता है कि हमारे देश के छोटे छोटे गांवों में आज सड़क की बत्तियां सौर ऊर्जा से चल रही हैं? कितनों को पता है कि एक मामूली सा चाय वाला बिना किसी मशीन के सिर्फ अपने साधारण मोबाइल से पैसे लेता है, और वो भी बिना किसी रुकावट के? पश्चिम के जिन देशों की हम मिसालें देते हैं, वहां आज भी लोग छोटे छोटे भुगतानों के लिए परेशान होते हैं। लेकिन हमारा भारत डिजिटल तकनीक में उनसे बहुत आगे निकल चुका है। मैंने देखा कि कुछ बच्चों के चेहरों पर हैरानी थी, कुछ मजाक उड़ाने के अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। लेकिन मैं रुका नहीं। मेरी आवाज अब भारी हो गई थी। मैंने कहा, यह तो सिर्फ तकनीक की बात है, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा रुलाया वो है हमारे देश की इंसानियत। जब मैं एक अनजान गांव में अंधेरे में गिर गया था, तो किसी ने मेरा महंगा फोन नहीं चुराया। एक गरीब किसान ने मुझे उठाया, मेरे घाव पर अपने घर की हल्दी लगाई और मुझे अपने हिस्से की रोटी खिलाई। जब मैंने उसे पैसे देने चाहे तो उसने कहा कि अतिथि देवो भव हमारे संस्कार हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें पोंछा नहीं। मैंने अपनी पूरी ताकत से कहा, लंदन और न्यूयॉर्क के पास ऊंची इमारतें हो सकती हैं,
उनके पास हमसे ज्यादा पैसा हो सकता है, लेकिन जो दिल हमारे देश के लोगों के पास है, जो संस्कार हमारी इस मिट्टी में रचे बसे हैं, वो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं बिकते। हमारी असली ताकत हमारी संस्कृति है, हमारे लोग हैं। मुझे आज अपने दक्षिण मुंबई के अमीर होने पर गर्व नहीं है। मुझे आज इस बात पर गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं। हमारा देश पीछे नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि इंसानियत और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के मामले में हम दुनिया से कम 50 साल आगे हैं। सभागार में एकदम सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज आई। मैंने देखा, वो हमारे स्कूल के सबसे बुजुर्ग शिक्षक थे। उनके चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान थी। धीरे धीरे और भी तालियां बजने लगीं और फिर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कबीर और मेरे बाकी दोस्त सिर झुकाए बैठे थे। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने तय किया कि मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जाऊंगा। मैं अपने देश में रहकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे देश का हर बच्चा, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अपनी जड़ों पर गर्व करना सीखे। आज जब मैं अपने घर के नौकरों से बात करता हूं तो उन्हें सम्मान से बुलाता हूं। मुझे एहसास हो गया है कि असली विकसित देश वह नहीं है जहां सिर्फ इमारतें ऊंची हों, बल्कि असली विकसित देश वह है जहां लोगों की सोच ऊंची हो। और यह सोच, यह संस्कार हमें किसी पश्चिमी देश से नहीं, बल्कि हमारे अपने भारत की मिट्टी से ही मिल सकते हैं। जय हिंद।